ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो राज्यपाल लालजी टंडन से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश देने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने विधायकों की सुरक्षा की भी मांग की है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है और ऐसे में सरकार बजट तो क्या कोई फैसला भी नहीं ले सकती, बजट भी पेश नहीं कर सकती। प्रतिनिधिमंडल में शिवराज सिंह चौहान के अलावा गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, कप्तान सिंह सोलंकी भी राजभवन पहुंचे। विधायक सुरक्षा के बगैर नहीं आना चाहते, ये कहा गया है और राज्यपाल से कहा गया है कि विश्वास मत के लिए सरकार को निर्देश दें और फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, कल ही हो जाना चाहिए, यह भी बीजेपी मांग कर रही है। जबकि सोमवार से बजट सत्र शुरू होना है और सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जो हैं गोविंद सिंह, उनकी तरफ से यह कहा गया कि यह बड़ी अजीब मांग है। हालांकि राज्यपाल से मांग करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई कभी भी मांग कर सकता है, लेकिन सोमवार से तो सत्र की शुरुआत होनी है। अभिभाषण राज्यपाल का होगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार पहले से ही कह चुकी है कि वो तैयार। और रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels.
सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है जगदलपुर में। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में सीएएफ के 2 जवान शहीद हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जगदलपुर से खबर है, मुठभेड़ में सीआरपीएफ का 1 जवान घायल है तो सीएएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। सड़क निर्माण की सुरक्षा में ये जवान तैनात थे और इसी दौरान मुठभेड़ हुई है। आईईडी ब्लास्ट के बाद एम्बुश लगाकर फायरिंग की गई है नक्सलियों की तरफ से और शहीद हुए जवानों के नाम सामने आ गए। उपेंद्र साहू, इनमें से एक जवान का नाम। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने इस बात की जानकारी दी है। मालेवाही और बोदली कैंप के बीच की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर पहले ब्लास्ट किया गया, आईईडी ब्लास्ट किया गया। घायल जवान को अब दंतेवाड़ा लाया जा रहा है। जो सीआरपीएफ का जवान जख्मी है उसे दंतेवाड़ा लाया जा रहा है। उपेंद्र साहू और देवेंद्र सिंह, ये 2 जवान सीएएफ के बताए जा रहे हैं जो शहीद हो गए हैं। सड़क निर्माण में ये सुरक्षा के लिए ये पार्टी तैनात थी और यहां पर पहले आईईडी ब्लास्ट किया गया, उसके बाद एम्बुश लगाकर फायरिंग की गई है। जगदलपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सीएएफ के 2 जवान शहीद हो गए, सीआरपीएफ के 1 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। और सीएएफ के 2 जवान जो शहीद हुए हैं उसमें एक नाम देवेंद्र सिंह का है। और विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं ये मुठभेड़ कैसे हुई, कहां हुई, क्या जानकारी मुठभेड़ के बारे में। विनोद, देखिए पुनीत, ये मारडूम थाना क्षेत्र का मालेवाही और बोदरी इलाका कहलाता है और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा बोदरी में कैंप खोला गया था। और चूंकि जगह जगह पर अब रोडों को जोड़ना है, सबसे अब जो मुहिम चला रही है सुरक्षा एजेंसियां वो है, जितनी भी नेशनल हाईवे बंद हो चुके थे 30 साल पहले, उन्हें अब शुरू करना है और उनके निर्माण के लिए काम किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पहले कैंप खोलेगी सुरक्षा एजेंसियां और उसके बाद सड़कों का निर्माण शुरू होगा। तो ये बोदली के पास में एक सुरक्षा कैंप बनाया गया था और सड़कों का निर्माण, जो कि बोदली से होकर के नारायणपुर के लिए जाता है, काफी पुराना ये सड़क मार्ग था और इसमें रोड ओपनिंग पार्टियां लगी हुई थी। और उसी के लिहाज से माओवादियों को, चूंकि अभी टीसीओसी का भी समय चल रहा है, तो किसी तरह के कोई बड़े नुकसान और दहशत फैलाने के मकसद से माओवादियों ने वहां पर तो पहले एक आईडी का ब्लास्ट किया, जिसमें कि 2 जवान सीएफ के उसकी चपेट में आए और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी। और सपोर्टिंग पार्टी के रूप में, चूंकि दंतेवाड़ा का इलाका वहां से लगता है, तो वहां से सीआरपीएफ की 195 की बटालियन की कंपनी को वहां पर मौके के लिए भेजा गया। तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास जब ये घटनाक्रम की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को लगी, तो जब ये सपोर्टिंग पार्टी वहां पर पहुंच रही थी और नक्सलियों को अंदेशा था कि सपोर्टिंग पार्टी वहां पर पहुंचेगी, उसके बाद ये फायरिंग शुरू की गई, जिसमें कि सीआरपीएफ के एक जवान उसकी चपेट में आया। हालांकि घुटने और पैर के नीचे वाले हिस्से में चोट लगी है, बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है। तो यही वजह है कि जवान को दंतेवाड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। लेकिन ये जरूर कहें कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 सीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों को ये नुकसान जरूर पहुंचा है। पुनीत, विनोद, कितनी संख्या में नक्सली बताए जा रहे हैं इस बार? पहले ये देखने को मिलता था कि नक्सली ब्लास्ट करते थे, उसके बाद तुरंत फायरिंग करते थे, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि दूसरी जब सपोर्टिंग पार्टी आई उसके बाद इंतजार किया गया और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके ये कोशिश नक्सलियों की थी, उसके बाद फायर खोला गया। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि माओवादियों ने काफी बड़ी प्लानिंग करती थी और ऐसा माना जा रहा है, अभी जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 30 से 40 की संख्या में जवान थे। और एक अपडेट और अपने दर्शकों को बता दूं कि जो सीएफ के जवान है, जिनके पास में AK-47 राइफल थी, ये 2 राइफल जो है वो गायब हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां ये पुष्टि कर रही हैं कि गायब राइफल हैं और चूंकि घटनास्थल है तो वो खो गई होंगी। लेकिन अंदेशा यही जताया जा रहा है कि माओवादियों को जैसे ही मौका मिला होगा तो वो कहीं ना कहीं हथियार लूटने में भी कामयाब रहे होंगे और माओवादियों के पास में वो AK-47 पहुंची होंगी। हालांकि अभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तस्दीक कर रही हैं, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और अगर नहीं मिलती हैं राइफल तो निश्चित तौर पर जिस अंदेशे की तरफ इशारा हो रहा है वो कहीं ना कहीं सफल होता नजर आएगा कि माओवादी जो है हथियार लूट करके भी भागे होंगे। पुनीत, ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी इस मामले में अगर आती है तो आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जगदलपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पहले आईडी ब्लास्ट किया गया और उसमें 2 जवान सीएएफ के उसकी चपेट में आ गए जो शहीद हो गए। सीआरपीएफ के 1 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, पैर के निचले कमर के नीचे के हिस्से में उन्हें चोट आई बताई जाती है। खास बात यह कि सपोर्टिंग पार्टी के आने का इंतजार किया गया, उसके बाद माओवादियों ने नक्सलियों ने इस बार फायर किया है। अब देखना होगा कि आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल सड़क निर्माण में के सुरक्षा में ये जवान यहां पर लगे हुए थे। और रुकना एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
तो राज्यपाल लालजी टंडन से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और राज्यपाल से सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश देने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने विधायकों की सुरक्षा की मांग की। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है और सरकार बजट पेश नहीं कर सकती। ऐसे प्रतिनिधिमंडल में शिवराज सिंह चौहान के अलावा गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, कप्तान सिंह सोलंकी भी राजभवन पहुंचे। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनुराग, अब जब ये प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ली है तो सरकार भी, जब प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया है कि कौन से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आप क्या फैसला ले सकते हैं, ये आपकी शक्तियों में निहित है, तो ऐसे में अब संविधान की किताब कांग्रेस या सरकार भी अब खोलने में जुट गई होगी। बिल्कुल, देखिए, संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह के हम अभी मौजूद हैं और उन्होंने भी संविधान के उन पन्नों को पलटाए जिसमें 175(2) का हवाला बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया गया है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि कल कैबिनेट की बैठक है और उसमें राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी और 2 दिन बाद यानी 16 मार्च को ही राज्यपाल का अभिभाषण होना है। और जब राज्यपाल का संदेश जारी हो चुका है तो ऐसे में अब 16 मार्च से पहले किसी भी तरीके से सत्र बुलाने के हालात या आसार नजर नहीं आते हैं, क्योंकि विधायक भी अलग अलग जगह पर हैं, उनको भी आने में समय लगता है। तो 16 मार्च को तय समय पर ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस बात का हवाला संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जो सत्र के तहत निहित है, जो व्यवस्थाएं पहले से जारी कर दी गई हैं, जिन तारीखों को तय कर दिया गया है बजट को लेकर, वो तय समय पर ही होंगे। तो फिलहाल जो है सरकार की तरफ से तो अपना रुख साफ कर दिया गया है, लेकिन अब जो गेंद है वो राज्यपाल के पाले में कि राज्यपाल बीजेपी नेताओं के ज्ञापन या मांग पर किस तरीके का फैसला लेते हैं। बहरहाल ये जरूर हो सकता है कि 16 मार्च को यदि राज्यपाल का अभिभाषण किए जाने को लेकर भी विपक्ष के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। उनका कहना है कि जो सरकार अल्पमत में आ गई है उसका अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा नहीं पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन अब यह पूरा निर्भर राज्यपाल पर होगा कि वो 16 मार्च को अपना अभिभाषण में शामिल होते हैं या उससे पहले फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को बोलते हैं। तो इसका इंतजार करना होगा। ये आज शाम या कल तक तय हो जाएगा कि 16 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा या उससे पहले फ्लोर टेस्ट कराना होगा। अनुराग, एक अपडेट और शरत दे रहे थे कि जैसे ही राजभवन से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल निकला है वैसे ही मुख्य सचिव समेत कलेक्टर और तमाम अधिकारी जो हैं उनको तलब कर लिया गया है। वो कुछ देर पहले राजभवन में एंटर हुए हैं। तो ये क्या बताता है, ये क्या साबित करता है कि क्या चल रहा होगा? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है उसके बाद राज्यपाल जरूर इस पूरे मामले को लेकर कानूनी विशेषज्ञों से राय लेंगे, प्रशासनिक अफसरों से भी राय लेंगे, क्योंकि जो अभिभाषण है वो मुख्य सचिव की तरफ से राज्यपाल को भेजा जाता है तो निश्चित तौर पर, या विधानसभा की तरफ से भेजा जाता है तो क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं, बीजेपी नेताओं की मांग पर किस तरीके से राज्यपाल फैसला कर सकते हैं, क्या आगे के पहलू हो सकते हैं, इन तमाम विकल्पों को लेकर राज्यपाल मंथन कर रहे हैं। हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से भी इस पर मशवरा मांगा है, क्योंकि अब सिर्फ 1 दिन का समय बाकी है 16 मार्च को बजट सत्र शुरू होने से पहले। तो क्या राज्यपाल का फैसला होगा, उसको लेकर अब सभी की नजरें जरूर टिकी है, लेकिन राज्यपाल उन तमाम विकल्पों पर विचार कर लेना चाहते हैं जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से मांग की गई है। वो क्या कानूनन हो सकेगा, या फिर जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री जिक्र कर रहे हैं कि विधायक तय समय पर अब नहीं पहुंच पाएंगे, उनको 16 मार्च को ही विधानसभा पहुंचना है, तो इससे पहले क्या जो है विधायक पहुंच पाएंगे। इन तमाम बातों को लेकर राज्यपाल भी तमाम विकल्पों पर विचार करेंगे, कानूनन विशेषज्ञों से राय लेंगे, प्रशासनिक अफसरों से भी वो इस पूरे मामले को लेकर राय लेंगे। उसी के बाद राज्यपाल का अगला कदम होगा। तो अब राज्यपाल के अगले कदम पर ही सभी की नजरें टिकी हुई है कि राज्यपाल इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला करते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जुड़ेंगे और इस पूरे मामले में और क्या क्या मांगे की गई हैं और किस तरीके से आगे घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, ये दर्शकों को बताएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।